डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अक्षी एकेडमी। बच्चों, मेरा नाम है डिम्पल कटारिया और मैं आपको यहाँ पे 9th क्लास की जो न्यू सिलेबस है, जिसकी नई बुक आई है गणित मंजरी, उसका सोल्यूशन आपको करा रही हूँ। इसमें मैं आपको थ्योरी क्लासेस भी दे रही हूँ और साथ साथ में ही उनके सोल्यूशन भी करा रही हूँ एक्सरसाइज के। ठीक है, तो हमने कल एक्सरसाइज 1.1 का कंसेप्ट किया था, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। प्रीवियस क्लास में आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है जो मैंने आपको एक छोटा सा बना के दिया था। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो अब चलिए एक बार इनके आंसर्स भी क्रॉस चेक कर लीजिए। ये यहाँ पे इनके आंसर्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इनके आंसर्स है। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट जो है, इसमें आप यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हैं। आपने ग्राफ पेपर देखा है ना? बिल्कुल। तो उस ग्राफ पेपर के अंदर क्या होते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कैसे होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये वाला जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इस वाले एक्सिस को हम यहाँ पे बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ तक है और वाई एक्सिस जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पूरे कंप्लीट ये ग्राफ पेपर को इसने, इन दोनों एक्सिस ने मिलकर 4 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब इन 4 पार्ट्स को आप नंबरिंग भी दोगे तो जी ये कहलाएगा हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट। भाई 4 पार्ट्स हो गए हैं तो 4 पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, और हिंदी में इन्हें हम बोलेंगे चतुर्थांश। तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड चतुर्थांश होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा थर्ड चतुर्थांश होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और यहाँ पर ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि चौथा चतुर्थांश। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू ना अलग अलग होती है, कहीं पे प्लस होती है, कहीं माइनस होती है। तो कैसे होती है, अब इसको एक बार हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक बार हम थ्योरी एक्सप्लेन कर देते हैं। जिस समतल में ये अक्ष होते हैं, भाई देखो, समतल, समतल का मतलब है प्लेन। ये जो आप यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हो, एक तरीके से आपकी 2D स्क्रीन है ना? 2D है। 2D का मतलब है कि लेंथ भी है और यहाँ पे विड्थ भी है। ठीक है, 2 एक्सिस है यहाँ पे, एक एक्स है और एक वाई है। तो जिस भी प्लेन के अंदर, जिस भी समतल के अंदर ये अक्ष स्थित होते हैं, उसे हम कार्टेशियन समतल कहते हैं, या फिर हम उसे निर्देशांक समतल कहते हैं, या फिर हम उसे एक्स वाई समतल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप बात करें तो द प्लेन इन विच द एक्सिस आर सिचुएटेड is called the Cartesian plane, the coordinate plane और the XY plane। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अक्ष इस समतल को क्या करते हैं, 4 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से बताए मैंने? ये आपको बताया फर्स्ट, ठीक है, और ये हमारा है सेकेंड, ये है थर्ड और ये है हमारा फोर्थ। ठीक है, तो ये जो 4 भाग है, इन्हें हम कहते हैं चतुर्थांश, यानी कि आप इन्हें कहेंगे क्वाड्रेंट्स। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब कैसे कैसे कहेंगे, तो देखो, फर्स्ट चतुर्थांश को देखो। अब एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। ओके, हाँ, तो यहाँ देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट चतुर्थांश की बात कर रही हूँ। अगर मैं फर्स्ट चतुर्थांश को देख रही हूँ तो फर्स्ट चतुर्थांश मेरे पास यहाँ से लेकर ये वाला एरिया है। ठीक है, इस वाले एरिया के अंदर अगर हम देखें तो x की वैल्यूज़ कैसे आती है? पॉजिटिव साइन के साथ, ये देखो। और यहाँ पे भी y की वैल्यू भी कैसे आती है? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर, वेरी नाइस। तो यहाँ पे देखो, इसको हमने मेंशन किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, जिसमें x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, दोनों ही धनात्मक होते हैं। धनात्मक होते हैं तो इनके साइन यहाँ पे प्लस प्लस आएंगे। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। लाइक मेरे पास एक नंबर है 4 और दूसरा नंबर है मेरे पास 7। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है। अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है तो फिर ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। ओके, नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ सेकेंड चतुर्थांश की, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट को एक बार चेक करो। यहाँ पे x की वैल्यू ये वाली है, ठीक है, इस साइड, और इस साइड कैसी वैल्यू होती है? माइनस में। लेकिन ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक का है। चलिए अब हम डिफरेंट कलर का पेन यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये मेरे पास सेकंड चतुर्थांश है। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव है और y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कैसी है? पॉजिटिव है। तो इस तरह का क्वाड्रेंट्स जहाँ पे x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, ये हमारा कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन किया है, x इज़ नेगेटिव एंड y इज़ पॉजिटिव।
सो कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे, माइनस एक्स एंड वाई, दैट मीन्स माइनस साइन पहले आएगा और प्लस वाला साइन बाद में। एग्जाम्पल देख लीजिए, लाइक -2 and 3, ठीक है। अगर इस तरह का कोई भी कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है तो समझ लेना कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में है। अब तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। तीसरे चतुर्थांश में अब आप यहाँ पे देखो, आप मुझे बताइए कि कौन सा पोर्शन जो है वो तीसरे चतुर्थांश में आएगा। चलो हम देख लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो ये वाला x है यहाँ पे, ये कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ पे y कैसा है, नेगेटिव है। इट मीन्स यहाँ पे x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, दोनों ही यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ पे आप देखोगे तो x तो होगा मेरे पास प्लस और y मेरे पास कैसा होगा, माइनस का, यानी कि पहला वाला साइन प्लस का और दूसरा वाला साइन किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो है, मैं इसको थोड़ा सा, ये जो मैंने यहाँ पे सब कुछ किया है मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, मतलब आप अगर नोट करें तो आप अच्छे से नोट कर सकें, है ना। इसलिए अब आपको समझ में तो आ ही गया है कि ये सब क्या है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में जो हमने बताया है थर्ड और फोर्थ के बारे में। थर्ड वाले में हमने क्या बताया है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, यानी कि ये वाला -2 जैसे कि, और यहाँ पे -3, ठीक है। अगर इस तरह का साइन है तो ये कहाँ पे चला जाएगा, थर्ड में। और फोर्थ में क्या होगा, एक्स मेरे पास पॉजिटिव होगा और वाई मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका एग्जाम्पल इस तरह से होगा जैसे कि फर्स्ट मान लीजिए 1 है और सेकेंड टाइम में हमने मान लिया कि -7। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो एक बार मैं आपको ये सारा एक साथ दिखा देती हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि एक प्लेन है, ठीक है। कैसा प्लेन है, 2D प्लेन है। 2D प्लेन में कितने एक्सिस हैं, 2 अक्ष हैं। कौन कौन से, एक्स और वाई। एक्स और वाई जब दोनों ही एक साथ हम बना देते हैं तो वो पूरे प्लेन को, जिसे हम कार्टेशियन प्लेन बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोल रहे हैं, निर्देशांक समतल बोल रहे हैं, है ना, या फिर XY समतल बोल रहे हैं, ये दोनों अक्ष मिलकर क्या करते हैं, इस पूरे समतल को 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 4 भागों में डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ये होगा सेकेंड, ये होगा थर्ड और ये होगा फोर्थ। क्लियर। अब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y मेरे पास कैसा होगा, पॉजिटिव। सेकेंड वाले में x नेगेटिव होगा और y होगा मेरे पास पॉजिटिव। थर्ड वाले में x नेगेटिव होगा और y भी कैसा होगा, नेगेटिव। फोर्थ वाले में x मेरा पॉजिटिव होगा और y मेरा कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। क्लियर हो गया, सारा कंसेप्ट मैंने एक साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे इन्हें देख लीजिए, एक बार मैं बता देती हूँ। रेड पेन मैंने यूज़ किया है, आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आगे से हम रेड पेन यूज़ नहीं करेंगे ओके। तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइंड वेयर दीज पॉइंट्स आर लोकेटेड। आपको यहाँ पे चेक करके बताना है कि ये बिंदु कहाँ स्थित है, मतलब कि यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं बताना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है ना। हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे फर्स्ट लिख भी दिया है 4 और 5। 4 और 5 को अगर नोटिस करें तो 4 पॉजिटिव साइन का है और 5 भी किसका है, पॉजिटिव का है। तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये कहाँ पे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, अब बाकी के आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, इन सारे क्वेश्चंस को, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। 13 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो ये 1.2 है और ये 1.2 का क्वेश्चन। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्सिस x एंड y एंड द ओरिजिन O। ये कह रहा है कि आप एक ग्राफ पेपर ले लो, ठीक है, और उस ग्राफ पेपर पे x और y एक्सिस जो है वो मार्क कर लो, उनको चिन्हित कर लो, ठीक है। फिर मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 to 13 ऑन द x एक्सिस एंड फ्रॉम 0 - 15 to 0 12 ऑन द y एक्सिस। यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि जो x एक्सिस है, जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक बना लिया सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे तो आप मार्किंग कर दो किसकी, x एक्सिस पे -7, और लास्ट आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। इसका मतलब -7 के बाद यहाँ पे क्या होगा, -6 होगा, फिर -5 होगा, ऐसे चलता चलता जाएगा, बीच में कहीं 0 भी आएगा, फिर ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 होते हुए कहाँ तक, 13 तक। ये तो x एक्सिस पे मार्किंग करनी है। और अब इसके साथ साथ में आप यहाँ पे y एक्सिस भी ड्रॉ करो, ठीक है। और y एक्सिस पे आपको यहाँ पे जो मार्किंग करनी है वो 0 से 12, देखो यहाँ पे तो होगा 0,
फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से आपको मार्किंग कर देनी है। ठीक है, तो आपके पास क्या रेडी होना चाहिए, आपके पास एक ग्राफ पेपर रेडी होना चाहिए और उस ग्राफ पेपर पे आपको ये काम करना है। ओके, आगे चलते हैं। चित्र का प्रयोग करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वाओ, ये तो बहुत अच्छा डायग्राम है। एक बार डायग्राम को देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं क्वेश्चन के पास जाने से पहले। यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है इसके अंदर यहाँ पे ये पॉइंट है P। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि P पर जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो -6 आ रहे हैं। ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे है A, फिर उसके बाद ये B है, फिर ये C है और फिर ये F है और यहाँ पे R है। हमने 1.1 में रेयान के कमरे के बारे में पढ़ा था ना, ये बिल्कुल वही डायग्राम है। यहाँ पे ये रेयान का कमरा ही है। ठीक है, लेकिन इस रेयान के कमरे के साथ साथ में अब यहाँ पे ये रेयान का क्या है, बाथरूम भी है। तो अब हमने ये फिगर अच्छे से समझ लिया है, हमने इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको हमें डिस्कस करना है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ये कहते हैं कि रेयान की आयताकार पढ़ाई की मेज के 3 पाए। ठीक है, अब ये जो कमरा है इस कमरे में ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक मेज होनी चाहिए और वो मेज भी कैसी होनी चाहिए, आयताकार। आयताकार आपको समझ में आ रहा होगा, रेक्टेंगुलर। ओके, रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल हमें चाहिए यहाँ पे, जिसके 3 पाए 8 9 11 9 और 11 7 पे रखे हुए हैं। ठीक है, 8 9 11 9 और 11 7 पे 3 पाए रखे हुए हैं। और अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि जी मेज का चौथा पाया यानी कि उसका जो 4th नंबर का फुट है कहाँ होगा, वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। तो अब एक बार आप इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए। आपको जो पॉइंट्स बोले गए थे वो कौन कौन से थे, 8 9। 8 9 का मतलब है x की वैल्यू तो होनी चाहिए 8 और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9। तो अगर हम 8 9 देखें तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से देखो ये x मेरे पास 8 है और ये y मेरे पास यहाँ पे क्या है, 9 है। ठीक है, तो 8 9 हो गए। फिर उसके बाद 11 9 का मतलब ये हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट्स तो ये हो गए हैं। और कौन कौन से पॉइंट्स थे, 11 7। 11 7 11 7 कहाँ है जी, 11 यहाँ पे है, y की वैल्यू हो गई है 7। ठीक है, तो अब आप जरा इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए। ठीक है, तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे आपस में मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, और एक लाइन बनेगी इस तरीके से। अब ये रेक्टेंगुलर है तो इसका मतलब है कि अब एक लाइन ऐसे बननी चाहिए और एक लाइन बननी चाहिए ऐसे। तो यहाँ पे ये हमारा आयत बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर कर देना डायग्राम को। तो आपका एक डायग्राम यहाँ पे एक पॉइंट ये दिया था इन्होंने, एक पॉइंट ये दिया था, एक पॉइंट ये दिया था और अब आपसे चौथा पूछा था। चौथा पॉइंट आपके पास ये वाला है। अब ये वाला पॉइंट है तो इन्होंने कहा कि जी इस वाले पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स बता दो जी क्या है। तो कोऑर्डिनेट्स आप देखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 8। ठीक है, x की वैल्यू तो क्या है 8 और y की वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं ये मेरे हमारे पास क्या है 7। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 8 7। ओके, 8 7। अब हम इसे शो कैसे करेंगे, मतलब हम लिखेंगे कैसे, ये देखो टेबल के दिए गए 3 पाए गिवन 3 फीट्स ऑफ द टेबल्स आर 8 9 11 9 एंड 11 7। सिंस द टेबल फॉर्म्स ए रेक्टेंगल, यानी कि वो रेक्टेंगल फॉर्म बनाती है, तो जो चौथे नंबर का पाया है वो मिसिंग पार्ट होगा और मिसिंग पार्ट क्या होगा हमारे पास 8 7। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना भाई। ये है मेरे पास 4th नंबर का पॉइंट, रेक्टेंगुलर है मेरे पास मेज, आयताकार मेज है, तो जो चौथा पॉइंट है वो इस तरीके से आपका निकल आएगा। अब अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या यह मेज के लिए सही स्थान है। देखो ये आपके पास कमरा है, इस कमरे में यहाँ बेड है, यहाँ वार्डरोब है। ओके, तो यहाँ पे आपने अपनी स्टडी टेबल रख दी है। अब क्या ये सही है, या इट्स परफेक्ट, ये तो बहुत अच्छी जगह है। तो आप क्या कहोगे कि हाँ जी ये बिल्कुल आपके लिए सही स्थान है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यस द टेबल इज प्लेस्ड प्रॉपरली नियर द बेड एंड डजंट ब्लॉक मूवमेंट, हैंस इट इज़ अ गुड स्पॉट। भाई कुछ अच्छे से लैंग्वेज भी तो देनी चाहिए ना कि भाई मेज की जो स्थिति है वो बेड के पास है और इससे आने जाने में कोई रुकावट भी नहीं हो रही है। और जब रुकावट नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत अच्छी जगह पे सेट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2nd पार्ट हमारे पास हो गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 3rd क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं मेज की चौड़ाई क्या है।
और लंबाई भी क्या है, ठीक है। दे आर आस्किंग व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस टेबल एंड व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ दिस टेबल। दोनों आपसे पूछ रहे हैं, विड्थ भी पूछ रहे हैं जी और लेंथ भी पूछ रहे हैं। एंड नेक्स्ट कह रहे हैं कि क्या आप मेज की ऊंचाई बता सकते हो, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो अब आप देखो इस डायग्राम के अंदर, यहाँ से यहाँ तक अगर हम चलते हैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये इस मेज की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। अब इस लेंथ के अंदर हम देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट तो 8.7 था और ये वाला पॉइंट हमने जो निकाला था वो क्या था जी, ये तो आपको दे रखा था 11.7 था, ठीक है। ऐसे ही ऊपर अगर आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट क्या था, 11.9 था और ये वाला जो पॉइंट हमारे पास था वो क्या था, 8.9 था, ठीक है। नाउ अब हमें चाहिए इसकी लेंथ। तो लेंथ जैसे कि मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ हो जाएगी। तो ये 8 से स्टार्ट है एक्स एक्सिस पे और कहाँ पे एंड हो रही है, 11 पे। तो इट मीन्स आप 11 माइनस 8 कर दो, आपको क्या मिल गई, लेंथ ऑफ द टेबल, है ना, टेबल की लेंथ। और ऐसे ही अगर हम इस साइड देखें, ये वाली साइड, तो ये भैया विड्थ हो जाएगी और विड्थ हो जाएगी तो ये वाई एक्सिस के अलोंग है। वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है, 7 है, ठीक है। और जब 9 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी। तो विड्थ हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस 7। ओके, अब आप इसे यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको ये वाला पॉइंट। यहाँ पे लेंथ ऑफ द टेबल जो कि हम कहाँ पे ले रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरह से यहाँ तक, तो यहाँ पे 8 वैल्यू थी एक्स की और यहाँ क्या थी, 11। तो ये लेंथ हो गई है 3 फीट। और आप जब विड्थ देख रहे हो तो विड्थ यहाँ पे आपके पास विड्थ हमारे पास यहाँ पे क्या थी, 7 थी और यहाँ पे हमारे पास ये क्या थी, 9, वाई की वैल्यू थी ये। तो 9 माइनस 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 फीट। तो मतलब लेंथ, लंबाई हमारे पास हो गई है 3 फीट और चौड़ाई हमारे पास क्या हो गई है, 2 फीट। अब बात आई ऊंचाई की। अब टेबल तो हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, इस तरह की शेप में हमारे पास टेबल है ना। अब ऐसी जब टेबल है तो हम या तो इसकी लेंथ निकाल सकते हैं या इसकी विड्थ। क्या आप हाइट निकाल सकते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाइट निकालने के लिए हमारे पास तीसरा एक्सिस होना ज़रूरी था, है ना भाई। यहाँ तो 2 ही एक्सिस हैं तो 2 निकाल पाए, तीसरा एक्सिस होता तो हम निकाल पाते। तो अब यहाँ पे ये तो हमारे पास 2D प्लेन है, ओके। और 2D प्लेन में तो सिर्फ 2 ही एक्सिस हैं तो हम सिर्फ लेंथ और विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे हाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऊंचाई जो है वो पता नहीं लगा सकते हो। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि यदि बाथरूम का दरवाज़ा B1 पर कांच से लगा है, कांच बोलते हैं बेटा हिंज को मतलब कब्जे। हमारे दरवाजे जो लगते हैं वो एक साइड से जुड़े होते हैं ना दीवार की चौखट से, तो वो जो हिंज होता है वहाँ से दरवाज़ा लगा हुआ है। आपने देखा था कि जो हमने जब 1.1 में ये क्वेश्चन किया था तो B1 हमारे पास यहाँ पे था, ठीक है, और B2 हमारे पास यहाँ पे था। अब ये कह रहे हैं कि जी B1 पर हिंज से लगा हुआ है, यानी कि दरवाज़ा अगर आप खोलना चाहते हो तो दरवाज़ा कैसे खुलेगा, सिंपल है। देखो आपने यहाँ पे जुड़ा हुआ है दरवाज़ा, तो जब दरवाज़ा खुलेगा तो यहाँ से यहाँ तक खुल सकता है आपका दरवाज़ा, ठीक है। तो अब ये आगे क्या कह रहे हैं कि ये बेडरूम की ओर खुलता है। यहाँ पे अंदर क्या था, बेडरूम। तो अब ये पूछ रहे हैं क्या ये अलमारी यानी कि वार्डरोब से टकराएगा। और वार्डरोब कहाँ थी, वार्डरोब तो जी यहाँ थी हमारे पास, है ना, वार्डरोब यहाँ पे थी हमारे पास। तो अब हम चेक करते हैं कि ये टकरा पाएगा या नहीं। तो ये देखो डायग्राम, आपने B1 कहाँ है, ये रहा आपका B1, B2 कहाँ है, ये रहा B2। अरे इसकी विड्थ कितनी है, हमारे जो बाथरूम का दरवाज़ा था इसकी विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी थी, याद है आपको, हमने किया था 1.1 में, दैट वाज 2.5 इसकी चौड़ाई थी। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दरवाज़ा है वो 2.5 है। तो अगर अब ये यहाँ खुलेगा तो ये तो यहीं तक ही खुलेगा, 2.5 देखो ऐसे ही खुलेगा ना, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और ये वाला 2.5। अब ये दरवाज़ा ऐसे अगर ये खुल रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो अब देखो आपकी वार्डरोब कहाँ रखी है, ये तो अलग रखी हुई है, साइड में रखी हुई है, आराम से रखी हुई है। क्या ये दरवाज़ा इससे टकराया, नहीं, बिल्कुल नहीं टकराया ना। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में टेस्ट भी दे दिया है। ये कह रहे हैं कि चलो मान लो हमने इस दरवाजे को थोड़ा चौड़ा कर दिया, ओके,
हमने ये जो डोर है इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर दी। तो सपोज़ कर लो मैंने विड्थ यहाँ तक कर दी है, अभी 2.5 थी इसकी विड्थ, हमने मान लो 3 कर दी है। अब 3 अगर हमने कर दिए तो ये दरवाज़ा खुला और भाई ये तो टकरा गया है ना, ये तो टकरा गया। देखो सिंपल सी बात है, ये यहाँ आया तो ये तो अलमारी से टकरा गया। तो अब क्या करें भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दरवाजे को और चौड़ा कर दिया जाए तो अब आप क्या परिवर्तन सुझाओगे। हम तो ये देख रहे हैं कि दरवाजे को चौड़ा कर दे तो दरवाज़ा तो टकराएगा। अब कैसे करें, सोचो 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 भाई, सोचना पड़ेगा, बुक कह रही है हमसे सोचने को। चलो सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ और ये देखो अब इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या कहता है, द बाथरूम इज हिंज्ड एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बाथरूम। इट्स विड्थ इज 2.5 यूनिट। अब ये भी हमने जैसा डिस्कस किया था। इट विल नॉट हिट द वार्ड्रोब, नहीं हिट करेगा, क्यों, बिकॉज वार्ड्रोब इज एट 3 यूनिट। हमारी जो वार्ड्रोब है वो हमने देखा था O पॉइंट से लेके जो W1 है, W1 यहाँ पे 3 पॉइंट पे है, ठीक है, 3 पॉइंट पे है, तो वार्ड्रोब हमारी 3 यूनिट पे है। और जो दरवाज़ा है वो कितनी यूनिट पे आ रहा है, 2.5 यूनिट पे आ रहा है। तो ये कह रहा है कि 2.5 यूनिट पे आने की वजह से दरवाज़ा नहीं टकराएगा, ठीक है। एंड इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर, तो सजेशन ये कहते हैं कि मेक द डोर ओपन आउटवर्ड। भाई ज़रूरी थोड़ी है कि कमरे के अंदर की तरफ ही दरवाज़ा खोलो, कमरे के बाहर की तरफ दरवाज़ा खोल लो, है ना। बाथरूम और कमरे के बीच में दरवाज़ा है, तो आप कमरे के अंदर मत खोलो, आप किस तरफ खोल लो, कमरे के बाहर की ओर, यानी कि बाथरूम के अंदर की ओर खोल लो, ठीक है। या फिर अपनी अलमारी को थोड़ा साइड में शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो आपका जो दरवाज़ा है वो अंदर की ओर खुल रहा है, अभी तो वार्डरोब से नहीं टकरा रहा है क्योंकि उसकी चौड़ाई कितनी है, 2.5, और वार्डरोब आपके पास कितनी दूरी पर है, 3 यूनिट की दूरी पर। तो दरवाज़ा अभी तो नहीं टकराया है, लेकिन अगर आपने दरवाज़ा बड़ा कर दिया तो भैया अपने दरवाजे को बाहर की तरफ खोल लो, ठीक है, या फिर उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। ओके फाइन, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रियान के बाथरूम को देखो। अब रियान का बाथरूम देखना पड़ेगा। अब बाथरूम के 4 कोने हैं, OF, R और P, ठीक है। इन चारों कोनों के, इन चारों पॉइंट्स के हमको बताने हैं कोऑर्डिनेट्स। ओके, दे आर आस्किंग अस अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स OF, R एंड P। तो चलिए अब हम डायग्राम ही देख लेते हैं। ये रहा बाथरूम, बाथरूम में कोऑर्डिनेट्स, एक तो ये रहा O पॉइंट, ये रहा P पॉइंट, ओके, ये रहा F पॉइंट और ये रहा R पॉइंट। तो O के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है 0 0। P देखो, P मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे X की वैल्यू क्या है -6, तो Y की क्या हो जाएगी 0, ठीक है। R को चेक करो, R पॉइंट, अब इस R पॉइंट को हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे X की वैल्यू तो क्या है जी -6 है, ठीक है, और Y की वैल्यू क्या है, जो F की वैल्यू है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -6 एंड 9, और F के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 एंड 9, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप एक बार यहाँ पे देख लो। ये जो सोल्यूशन है इसका, आपके पास 4 पॉइंट है OFRP, ठीक है। O के कोऑर्डिनेट्स 0 0, F जो है वो 0 9, F यहाँ पे था ऊपर, ठीक है, F यहाँ पे था, O यहाँ पे है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास आया था P, और वो किस पॉइंट पे था, -6 पे था। फिर P के बाद यहाँ पे था आपके पास R, और ये था -6 9 पे, और ये हो गया F, ठीक है। ये आपके बाथरूम के कोनों के निर्देशांक हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, रियान के बाथरूम में नहाने का क्षेत्र SHWR किस आकार का है। SHWR नहाने का क्षेत्र, उसका शॉवरिंग एरिया, ठीक है, ये शॉवरिंग एरिया किस शेप का है हमें ये बताना है। और साथ साथ में इन्होंने कहा है कि उसके चारों कोनों के निर्देशांक लिखिए। चारों कोनों के निर्देशांक मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं कॉर्नर्स के, ठीक है। तो ये देख लीजिए बाथरूम, और बाथरूम के अंदर ये रहा शॉवरिंग एरिया SH, और ये रहा W, और फिर R। अब आप देखो ये वाली शेप किसकी है, सो सिंपल, इट इज़ अ ट्रेपेजियम शेप, है ना, समलम चतुर्भुज के आकार की शेप है। तो समलम चतुर्भुज है, तो यहाँ पे ये S कोऑर्डिनेट है, ये H, ये W और ये R, हमें इसके निर्देशांक बताने हैं। तो लीजिए यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए हैं कि शॉवरिंग एरिया यानी कि जो उसके नहाने का क्षेत्र है SHWR, उसकी शेप ट्रेपेजियम यानी कि समलम चतुर्भुज के आकार की है, और ये उसके चारों पॉइंट्स के क्या हो गए हैं, कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं SHWR। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट,
वॉश बेसिन के लिए 3 फीट इंटू 2 फीट का स्थान निकालो। मतलब बाथरूम के अंदर वॉश बेसिन और वॉश बेसिन का स्थान बनाओ कितना, 3/2 का, 3/2 ऐसे बोलते हैं। और टॉयलेट के लिए भी स्थान बनाओ, टॉयलेट का कितना, 2/3 का, 2/3 का टॉयलेट का। इनको चिन्हित करो और इन स्थानों के कोनों के निर्देशांक भी लिखिए, इन स्थानों के कोनों के निर्देशांक। तो पहले तो हम इन्हें चिन्हित कर लेते हैं, डायग्राम में समझते हैं। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, क्लियर रहेगा। ये देखिए, ये आपका बाथरूम है। इस बाथरूम के अंदर यहाँ पे ये हमारा क्या है, वॉश बेसिन। और वॉश बेसिन का इन्होंने कितना एरिया बोला है, इन्होंने बोला है जी 3/2 का बनाओ, 3/2। इसका मतलब ये तो इसकी लेंथ है 3 और ये इसकी विड्थ है 2। लेंथ कौन से एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है, एक्स। तो यहाँ से हम 3 चलते हैं, 1 2 3 हो गया। और इसको विड्थ कितनी देनी है, हमें विड्थ देनी है जी 2। तो 2 में हम देख रहे हैं 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हो गई है इसकी विड्थ। तो ये हमारी लेंथ और ये हो गई है हमारी यहाँ से यहाँ तक की विड्थ। तो ये हमने बना दिया बाथरूम के लिए। अब बाथरूम के साथ साथ बाथरूम में वॉश बेसिन के लिए, अब वॉश बेसिन के साथ साथ हमें टॉयलेट का बनाना है, लेकिन टॉयलेट का क्या बनाना है, 2/3। तो लेंथ तो हो गई 2 यहाँ से यहाँ तक। विड्थ की अगर हम बात करते हैं तो विड्थ अब हमें चाहिए 3। तो यहाँ 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 4 तक 1 हो जाएगी, फिर यहाँ 2 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी। ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की 3। और ये बन गया हमारा टॉयलेट का 2/3 का एरिया। अब यहाँ पे ये बन तो चुके हैं। अब हमें क्या बताना है कि यहाँ पे जो कोने हैं, कॉर्नर्स हैं, ये वाला कॉर्नर, जैसे इसका ये वाला कॉर्नर, इधर ये वाला कॉर्नर, इधर ये वाला कॉर्नर, इन सब के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, निर्देशांक बताने हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें वॉश बेसिन का जो हमने एरिया बनाया है, ये एक ये और एक ये, इन चारों के निर्देशांक बनाने हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये देखो वॉश बेसिन एरिया, यहाँ थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके पास। आपने देखा था वॉश बेसिन एरिया में यहाँ पे ये -6 था, लेंथ आपने 3 रख दी, तो ये देखो 1 2 और ये हो गई 3। ठीक है, 3 हो गई है, तो ये यहाँ पे क्या है, -30। यहाँ पे ये कितना है, -60। विड्थ हमने यहाँ से यहाँ तक की 2 रखी है, तो 2 रखी है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2। x तो वही रहेगा, तो ये इसके ये इस कोने के निर्देशांक और ये इसके इस कोने के निर्देशांक। ठीक है, ऐसे ही अब हम टॉयलेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये टॉयलेट देख लीजिए, टॉयलेट की आपको लेंथ दी है 2, यहाँ से यहाँ तक की 2 है, और विड्थ यहाँ से यहाँ तक की 3 है। ठीक है, तो अब ये जो टॉयलेट था ये आपके वॉश बेसिन के ऊपर ही था, है ना। अब वॉश बेसिन में यहाँ पे आपका -6/2 पे ख़त्म हो रहा है। देखो इस तरीके से है, एक तरीके से ये सिचुएशन कि ये आपका यहाँ पे वॉश बेसिन बन रहा है। और वॉश बेसिन के बाद अब एक स्टेप छोड़ के, ठीक है, एक स्टेप छोड़ के यहाँ पर ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है y की वैल्यू। यहाँ पे अब कितनी आ रही है, 3। तो ये देखो y की वैल्यू 3। अब आपको ये इसकी विड्थ कितनी रखनी है, 3। तो y की वैल्यू यहाँ पे 4 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6। तो ये देख लो y की वैल्यू 6। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं, -6 थी, यहाँ पे ये -6 थी, यहाँ -5, यहाँ -4 और यहाँ -3। तो ऐसे ही ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है, -4। ये देखो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3। आप ऊपर चढ़े, ऐसे चढ़े, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई है, 6। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ये हमारे वॉश बेसिन और टॉयलेट दोनों के एरिया हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि घर के अन्य कमरे देखो भाई, मतलब बाथरूम देख लिया, कमरे भी देख लिया रेयान का, अब ये कह रहा है उसके अन्य कमरे भी देखो। कमरे, अब उसके घर में सिर्फ एक ही कमरा थोड़ी है, और भी तो कमरे हैं, उनको भी देखना है। ये कह रहा है कि रेयान के कमरे का दरवाज़ा भोजन कक्ष में खुलता है। भोजन कक्ष यानी कि डाइनिंग रूम। रेयान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। यानी कि जो उसका रूम था, अगर रेयान का ये रूम था, तो इसके बाद ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे ना डाइनिंग रूम भी है। ठीक है, ये डाइनिंग रूम है
और ये जो डाइनिंग रूम है इसकी जो लेंथ है वो तो आपको कितनी दे दी है इन्होंने 18 फीट, और इसकी जो विड्थ है वो हमें कितनी दे दी है 15 फीट, 15 फीट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भोजन कक्ष की लंबाई बिंदु P से लेकर A तक फैली हुई है। ओके, उसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, P टू A पॉइंट तक। तो भोजन कक्ष का रेखा चित्र बनाओ और उसके कोने के निर्देशांक लिखो। मतलब जो डाइनिंग रूम है उसका डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बनाने के बाद क्या करो, डायग्राम बनाने के बाद उसके कॉर्नर्स भी देखो। अब कॉर्नर्स कैसे देखेंगे, ये देखो, ये डायग्राम था हमारे पास रेयान के कमरे का। हमने इतना तो हमें इन्होंने हिंट दे दिया है कि P से लेकर A तक, ओके, P से लेके A तक आपका जो रेयान है उसके कमरे का डाइनिंग रूम की लेंथ है। तो ये हो गया P से A तक। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा ये जो पहले का बना हुआ है इसको इरेज कर देती हूँ ताकि थोड़ा क्लियर रहे। ये लो, अब देखो, ये P से लेकर A तक कितनी लेंथ है, ये देखो 0 से है ना, 0 से राइट साइड काउंट कर रहा कितना है 12, लेफ्ट साइड काउंट करो कितना है 6, इसका मतलब 12 और 6 18 फीट। तो लेंथ तो हो गई है 18 फीट। ठीक है, और अब ये कह रहे हैं कि इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 15 फीट है, 15 फीट। तो अब हम इसकी चौड़ाई भी बना लेते हैं। तो चौड़ाई के लिए यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ये हमने ले लिया 15 फीट की इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, और अब हम आगे चलाएंगे तो ये हो गया है इसका डाइनिंग रूम। ओके, ये अब हमारे रेयान का डाइनिंग रूम बन गया है। समझ में आ गया आपको? हाँ, ठीक है, लेंथ 18 है, विड्थ कितनी है 15। अब विड्थ अगर 15 है तो ये जो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये इस तरफ आएगी, और इस तरफ आकर ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, और माइनस में कितनी जाएगी 15। ठीक है, यहाँ पे तो इसके कोऑर्डिनेट्स इस तरफ में क्या हो गए, ये हो गया 12 और यहाँ पे -15। एक सेकेंड, हाँ ये लीजिए, और इसी तरह इस तरफ चलेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू तो -6 थी, अब y की वैल्यू भी -15, और ये बन गया इसका रेखा चित्र। ठीक है, यहाँ p पर क्या वैल्यू है, ये है -6, ओके, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 0। तो ये चारों कॉर्नर्स आपको दिख गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन जो है एक बार इधर भी देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। देखो, लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम, जो भी डाइनिंग रूम है उसकी लेंथ क्या है 18 फीट, चौड़ाई क्या है 15 फीट, उसकी विड्थ है। ठीक है, ये P और A के कोऑर्डिनेट्स हैं, और जब y की वैल्यू हमें चाहिए तो हमें नीचे आना पड़ेगा, तो बस यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेना। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेना, मैंने माइनस का साइन यहाँ नहीं लगाया है, बस इसको लगा लेना। ठीक है, -6 -15 और दूसरी तरफ 12 एंड -15। ओके फाइन, अच्छे से समझ में आ गया। तो ये नोट कर लेना, बस यहाँ पे y के जो साइन है ना माइनस में लगा लेना, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, क्योंकि y एक्सिस अब नीचे आ गया ना, कमरा ऊपर थोड़ी गया, रेयान के कमरे के ऊपर तो जाएगा नहीं, रेयान का जो कमरा है वो हम y एक्सिस के पॉजिटिव तरफ ले रहे हैं, तो जो डाइनिंग रूम है वो तो फिर इसी तरफ आएगा 0 से नीचे की ओर, और 0 से नीचे की ओर आएगा तो मतलब चौड़ाई y एक्सिस की माइनस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका, ये कहता है कि भोजन कक्ष जो है ना अब आपका डाइनिंग रूम, उसके ठीक सेंटर में, केंद्र में 5 फीट गुना 3 फीट की डाइनिंग टेबल रखो, और वो भी कैसी, आयताकार। बहुत सोचना पड़ रहा है ना। भोजन कक्ष लो यानी कि डाइनिंग रूम लो, और उस डाइनिंग रूम का सेंटर पॉइंट ढूंढो सबसे पहले तो, और सेंटर पॉइंट ढूंढने के बाद आप अब उसमें क्या रखोगे, टेबल रखोगे, और फिर उस टेबल के निर्देशांक अब आपको बताने हैं कि क्या होंगे। तो अब हम डाइनिंग जो रूम है उसके अंदर टेबल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे सेंटर पॉइंट की। ठीक है, सेंटर पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाया है, आप उस डायग्राम को एक बार नोटिस करो। हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या थे वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, -6 0, 12 0, -6 -15 और 12 -15। हमें चाहिए सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट तो यही है, ये आप लोगों को दिख ही रहा है।
सेंटर पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो बच्चों आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, ध्यान है ना आपको? तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें? मध्य बिंदु, ठीक है, मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। तो ये विकर्णों का, ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण का मध्य बिंदु जो है वो यहाँ पे इस डायग्राम का मध्य बिंदु होगा। और विकर्ण का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था क्या? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे मैं इस विकर्ण के, ये जो मैंने डायग्राम में प्लॉट किया हुआ है, इसके लिए x1 लेती हूँ, ये मेरे पास -6 है, और x2 मेरे पास क्या है? 12। तो मैंने -6 प्लस 12 किया, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, x1 प्लस x2 अपॉन में क्या होता है? 2, ठीक है। तो -6 प्लस 12 अपॉन में 2 किया, तो मेरे पास 6 अपॉन 2 यानी कि 3 मुझे मिला। ऐसे ही मैं y के कोऑर्डिनेट्स, दोनों के y के कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर देती हूँ, -15 प्लस 0 और 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो -7.5 आपके पास आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटर पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, क्या क्या? 3 और -7.5, ठीक है। अब एक बार ये ज़रा देखो, इससे थोड़ा और क्लियर होगा कि हमने एक तरीके से ये कोऑर्डिनेट ले लिया है और इस कोऑर्डिनेट के हमने ये बता दिए हैं कि 3, 7.5 यहाँ पे है। अब चूंकि हमें जो टेबल यहाँ पे चाहिए वो रेक्टेंगुलर साइज़ में चाहिए, ठीक है, और इसका साइज़ भी इन्होंने बताया कि जी 5/3 की टेबल आपको चाहिए, यानी कि इसकी लेंथ 5 होनी चाहिए और इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अब लेंथ होगी और विड्थ होगी तो टेबल हमारे पास इस तरह की होगी, ठीक है। ये वाली जो टेबल होगी आपको ये देखनी है, ठीक है, यहाँ से लेके ये इस तरह से ये हमारे पास ये टेबल होगी, ठीक है। अब इस टेबल के हमसे इन्होंने क्या कहा है कि जी इसके निर्देशांक बताओ, ये चारों कोनों के निर्देशांक। चारों कोनों के निर्देशांक मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये चारों पॉइंट हमें यहाँ पे बताने हैं। तो हम कैसे बताएं? अब हमें इतना तो पता चल चुका है कि 3 और 7.5 ये है। तो अब आप देखो बच्चे कि ये कह रहा है कि जी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, और ये मिड पॉइंट है। 5 अगर लेंथ यहाँ पे है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 5, तो आधी आधी वैल्यू कितनी हो गई? 2.5। यानी कि जब आप मिड पॉइंट से इस तरफ जाओगे तो 2.5 क्या कर दोगे? प्लस कर दो, और जब हम इस तरफ आएंगे तो 2.5 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, आप ज़रा देखो इसे ध्यान से। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 3 + 2.5, 3 यहाँ पे x की वैल्यू थी ना मिड पॉइंट में, ये रही x की वैल्यू, तो 3 और इसमें मैंने 2.5 जोड़ दिया तो 5.5 आ गया। ये तो मुझे यहाँ पे मिल गया है x कोऑर्डिनेट कि यानी कि इस जगह पे, यहाँ इस वाले एक्सिस पे जो भी x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 5.5। ऐसे ही मैं राइट साइड की भी कैलकुलेट करूँ तो राइट साइड की कैलकुलेट करने के लिए 3 में से मुझे 2.5 माइनस करना पड़ेगा, ये मैंने माइनस कर लिया, और मुझे यहाँ पे इस जगह पे x की वैल्यू मिल गई है, और वो मुझे माइनस करने पे क्या मिली है? 0.5। तो ये तो क्लियर हो गया कि लेफ़्ट साइड तो x की वैल्यू हो गई है 0.5 और राइट साइड में x की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई है? 5.5, ठीक है। x कैलकुलेट हो गया बहुत आसानी से। अब हमें कैलकुलेट करना है y। तो y कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता है कि जी विड्थ कितनी है? 3, और विड्थ 3 है, ये तो सेंटर पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है, तो इसका मतलब 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे। जब आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो प्लस करोगे, और जब आप यहाँ से नीचे आओगे तो माइनस करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है जी? 7.5 है, और वो भी किसका है? माइनस का, ठीक है बेटा, यहाँ माइनस लगा लेना, ये माइनस का है। जो सेंटर पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे सेंटर पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? -7.5। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर जा रहे हैं तो हम -7.5 + 1.5 कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है? -6। इसका मतलब यहाँ इस लाइन पे, इस एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी? -6। अब नीचे आओगे तो 1.5 क्या करोगे? माइनस करोगे, तो -7.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -9। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? -9 आ जाएगी। तो अब ये हो गया क्लियर, आप यहाँ पे अच्छे से देख लो। तो अब कॉन्सेप्ट क्या मिला कि जी कोऑर्डिनेट्स हो गई, इस तरफ तो 0.5 और -6, इस तरफ 0.5 और -9,
यहाँ पे 5.5 -6 और यहाँ पे 5.5 -9। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, अभी भी समझ में नहीं आया है, तो ज़रा एक बार और देख लो, ध्यान से समझ लो कि ये क्या कंसेप्ट है। ये कहता है कि आपको टेबल रखनी है, ठीक है। टेबल आप रखोगे, आपको सिर्फ यहाँ पे सेंटर पॉइंट बता दिया है। सेंटर पॉइंट कितना बताया है, 3 आया हमारे पास, और माइनस का 7.5 ये आया, ठीक है। 3x की वैल्यू है और -7.5 किसकी वैल्यू है, y की। अब जब हम यहाँ पे टेबल रख रहे हैं, वो 5 की चाहिए आपको, 5 मीटर लेंथ चाहिए, 5 मीटर लेंथ चाहिए। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 2.5 आधी जगह पे है ना भाई, ये तो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ये यहाँ पे भी 2.5 होना चाहिए और यहाँ पे भी 2.5 होना चाहिए। अब बीच में ये 3 है, 3 है तो इस तरफ आप जा रहे हो तो 3 में 2.5 प्लस कर लो, ठीक है। प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5.5। इसका मतलब इस जगह पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 5.5, और जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगी 0.5, ठीक है। अब बात आती है y की। y यहाँ पे क्या है, -7.5। लेंथ कितनी चाहिए, 3। 3 का मतलब 1.5 आपको ऊपर जाना है और 1.5 ही नीचे आना है। ऊपर जाओगे तो प्लस कर दो, नीचे आओगे तो माइनस कर दो। अब प्लस करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, -6। इसका मतलब इस जगह y की वैल्यू क्या हो गई, -6, ठीक है। अब यहाँ पे x तो हमने निकाल ही लिया था और y क्या हो गया, -6। और जब यहाँ प्लस कर दो, सॉरी, अब यहाँ पे आओगे तो माइनस कर दोगे तो -9 हो जाएगी। तो ये 0.5 था और ये क्या हो गया, -9, और यहाँ पे 5.5 था और उसके साथ क्या हो गया, -9। तो इस तरीके से ये हमें चारों पॉइंट्स जो है ये हमें हमारी टेबल के कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। और यहीं पर हमारी 1.2 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आप ज़रूर वेट करना। आपका कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो लाइक कमेंट कर दिया करो भाई, मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।